दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान.com में। दोस्तों आज की ट्रिक है संग कई मीना के। इस ट्रिक के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का विकास कैसे हुआ। तो आज की हमारी ट्रिक है संग कई मीना के। इसमें आपका शंकरी प्रसाद मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद इंदिरा गांधी मामला, ये सारे मामले जो हैं ये क्रम से आज मैं आपको बताऊंगा और शॉर्ट करके बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं, आपको याद हो जाएगा और प्री और मेंस आपको सभी में इससे लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों पहले हम ये समझते हैं कि आखिर किस तरीके से हमारे संविधान के मूल ढांचे का विकास हुआ और क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। तो भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाए, क्योंकि जो संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा था वो था हमारे पूंजीपतियों और जो ज़मींदारों के पास। ऐसे में जो आम जनता थी उसके पास पैसे और संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी। अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके सामने एक संकट, बहुत बड़ा संकट खड़ा था। कैसे संसाधनों का बंटवारा किया जाए जिससे कि आम जनता भी उनका लाभ ले सके और वास्तविक लोकतंत्र का आनंद उठा सके। इसी प्रयास में जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रथम संविधान संशोधन भी किया और उसके बाद क्रम से संविधान संशोधनों का एक क्रम बढ़ता रहा, क्योंकि कई सारे केसेस लोगों के द्वारा किए गए, अधिकारों की मांग की गई और इसी क्रम में हमारे संविधान के मूल ढांचे का विकास हुआ। तो आइए आज हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से हुआ। सबसे पहले आज समझ लेते हैं कि जो ये हमने ट्रिक लिखी है संग कई मीना के, इसका मतलब क्या है। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्रमवार तरीके से कि किस तरीके से जो केसेस आए थे, जिनके माध्यम से संविधान संशोधन किए गए, जिनके माध्यम से संविधान का विकास हुआ। तो सबसे पहला हमारा केस आया शंकरी प्रसाद केस, उसके बाद आया गोलकनाथ केस, उसके बाद आया हमारा केशवानंद भारती मामला। और ये मामला जो सबसे महत्वपूर्ण मामलों में माना जाता है और हमारे संविधान का जो मूलभूत ढांचे के विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो बनाई गई वो इसी केस में बनाई गई। ई से इंदिरा केस, मीना से मिनर्वा मिल्स मामला या केस। दोस्तों इन केसेस के माध्यम से ही हमारे संविधान के मूल ढांचे का विकास हुआ। अब हमारा शंकरी प्रसाद मामला जो आया था ये आया हमारा 1951 में। गोलकनाथ मामला जो आया ये हमारा है 1967 में, यानी कि जो इनके जो डिसीजंस आए थे सुप्रीम कोर्ट के वो इन सन में आया, 1951 में, 1967 में। केशवानंद भारती का आया 1973 में, इंदिरा केस का मामला आया 1975 में, मिनर्वा मिल्स का मामला आया 1980 में। दोस्तों अब ये जो केस आए, आखिर ये केस उठे क्यों, अब ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम ये जानेंगे कि ये केस क्यों उठे और इनका परिणाम क्या रहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इन पर क्या निर्णय लिया। केस सुप्रीम कोर्ट में डाले गए ये सारे और इस पर सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या निर्णय आए, इनके माध्यम से ही, उन निर्णयों के माध्यम से ही हमारे भारतीय संविधान के मूल ढांचे का, यानी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका विकास हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं शंकरी प्रसाद मामला जो आया था, जो केस आया था, वो क्यों आया और कब आया। शंकरी प्रसाद मामला तब आया जब पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया और ये संशोधन इसलिए किया गया था कि ये जो जमींदार वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, ज़मींदार है, इसके पास ज़मीनों का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, तो इसे आम जनता में कैसे बांटा जाए। तो इसमें पहले संविधान संशोधन में निर्णय लिया गया था कि आर्टिकल 31A 31B इन दो आर्टिकल्स को जोड़ा गया। इनके माध्यम से ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति सार्वजनिक हित के लिए ली जा रही है तो उसे लिया जा सकता है।
उसको आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि वो सार्वजनिक हित के लिया जा रहा है, विद्यालय बनाने के लिया जा रहा है या कोई ऐसा कार्य करने के लिया जा रहा है जिससे विकास होगा और जिससे जनता में लाभ पहुंचेगा। तो पहला संविधान संशोधन जो 1951 में आया उसमें 31A 31B जोड़ा गया। 31B में जो विषय थे वो 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए, यानी जो पहला संविधान संशोधन था उसके माध्यम से 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची की विशेषता ये थी कि अगर इसमें कोई कानून बनाकर डाल दिया जाता है तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, वो किसी भी अदालत में वाद योग्य नहीं था। यानी एक प्रेशर डाल करके इस चीज़ को लाया गया पहले संविधान संशोधन के माध्यम से कि जो आपकी ज़मीन है उसे जनता के हित में प्रयोग किया जा सकता है अगर वो सीमा से ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है और उसको भी ज़बरदस्ती छीन लिया जा रहा है, क्योंकि ज़मींदार वर्ग के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। तो ऐसे में उनका बंटवारा कैसे हो ये इसके माध्यम से तय करने की कोशिश की गई। और जब ये मामला आया तो जाहिर सी बात है कई लोगों की ज़मीनें उसमें गई होंगी। तो ऐसे ही एक व्यक्ति जिनका नाम शंकरी प्रसाद था, उन्होंने केस किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि ये जो हमारा ज़मीन का मामला है, ये जो हमारे प्रॉपर्टी का मामला है, ये हमारा मूल अधिकार है। ये अनुच्छेद 19 में वर्णित है कि ये जो प्रॉपर्टी होगी ये किसी व्यक्ति की जो है वो उसका मूल अधिकार होगी, वो उसे रख सकता है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। तो ऐसे में इस आर्टिकल 19 को लेकर के शंकरी प्रसाद सुप्रीम कोर्ट गए। पर बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी बातें समझ में आ रही थी, आखिर अगर इस तरीके से ज़मींदार वर्ग के पास ज़मीन बनी रहेगी तो लोगों का विकास कैसे होगा। साथ ही साथ उस समय जवाहरलाल नेहरू जैसे एक कद्दावर नेता थे। ऐसे में जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा डिसीजन लेना ही था जिससे कि लोगों का भला हो। और ऐसे में यही हुआ कि शंकरी प्रसाद मामले में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने निर्णय सुनाया कि जो कोर्ट है जो लोकसभा है या जो संसद है वो कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिससे मूल अधिकारों में संशोधन हो सके या उसे वंचित किया जा सकता है। यानी कि आपका ज़मीन का जो ये अधिकार है, अगर संसद ये कह रही है ये मूल अधिकार नहीं है, 31A 31B के तहत आपसे ली जा सकती है, तो इसे लिया जा सकता है, इस पर आप कोई केस नहीं कर सकते हैं। यानी कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। यानी हमारे शंकरी प्रसाद मामले में सबसे पहली बात क्या आई, संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। यानी हमारा जो पहला मामला था उसमें ये चीज़ आ गई बाहर कि हाँ आप संसद संशोधन कर सकती है। और जबकि शंकरी प्रसाद का कहना था कि कैसे, जब हमारे मूल अधिकारों में वर्णित है तो आप हमारी ज़मीन ले सकते हो। उसके बाद मामला आगे बढ़ा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा संशोधन आया, दूसरा संशोधन जो आया वो आया 17वां संशोधन। जो हमारे पास दूसरा संशोधन आया वो आया 17th अमेंडमेंट। ये आया 1964 में। 17th अमेंडमेंट के माध्यम से क्या हुआ कि अभी तक तो जो संसद जो थी, यानी केंद्र सरकार ने 31A 31B के तहत ये बात कही कि सार्वजनिक हित में आपकी ज़मीन ली जा सकती है, आपकी प्रॉपर्टी ली जा सकती है। इस मामले में कुछ राज्य सरकारों ने भी सीलिंग संबंधित और कई कानून बना दिए, जिसके तहत कई लोगों की ज़मीन जो है वो सीलिंग में जा रही थी, सरकार उसे अपने प्रयोग में यानी सामाजिक कार्यों के प्रयोग में ले रही थी। तो ये मामला जब 17th अमेंडमेंट 1964 में हुआ, इसमें कुछ राज्य सरकारों ने जो है, कुछ राज्य सरकारों को भी ये दिया गया, ये शक्ति दी गई कि आप भी ऐसा कर सकते हो। तो इसके अगेंस्ट जो है हेनरी गोलकनाथ और एक और इनके भाई थे जो कि पंजाब में लगभग 500 एकड़ ज़मीन के मालिक थे, ये भी कोर्ट गए। इनका भी यही कहना था कि भाई ये तो हमारे मूल अधिकारों में वर्णित है कि आप जो है ये ज़मीन हमारी नहीं ले सकते हो। दूसरी बात, आपने जो अमेंडमेंट किया हुआ है और आर्टिकल 13 में भी लिखा हुआ है कि 13 में लिखा है कि आप मूल अधिकारों के अगेंस्ट कोई विधि नहीं बनाओगे। तो बताइए कि हमारी ज़मीन क्यों ली जा रही है, मूल अधिकारों के अगेंस्ट क्यों जाया जा रहा है।
तो इस दौरान क्या हुआ कि कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। इसमें एक कारण ये भी माना जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और वो उतनी मजबूत नेता उस समय नहीं बन पाई थी। उनका शुरुआती करियर स्टार्ट ही हुआ था और कुछ मतभेद थे जिसके चलते उन्हें बहुत मजबूत नेताओं में गिना नहीं जाता था। और ये भी माना जाता है कि इसके चलते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि सरकार ने तो डिसीजन लिया कि हम जो है ज़मीन को ले सकते हैं, आपके मूल अधिकार को या हम तोड़ सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, नहीं कर, यानी कि जो हमारा गोलकनाथ केस था इसमें ये चीज़ आई कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलक मतलब गोल कर दिया कि मूल अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर पाओगे, आपकी शक्ति गोल की जाती है। अब उसके बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो केस आता है वो था हमारा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती मामला भी कब आया? ये आया हमारा जब 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया। इसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 368 के तहत संसद किसी भी मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। और इसके बाद जो है इनकी भी इनका जिस मठ के थे, ये केरल में एक मठ के मठाधीश थे, तो इनकी जो मठ की ज़मीन थी वो भी खतरे में पड़ी। इसके बाद ये केशवानंद भारती जी ने भी केस किया। इनका भी यही केस था कि भाई जो इनका केस ये था कि आर्टिकल 368 के तहत आप संशोधन जो कर सकते हो वो क्या, आर्टिकल 13 के तहत जो मूल अधिकारों में जो संशोधन करोगे, आप विधि बनाओगे, क्या उसके सापेक्ष माना जाएगा? यानी कि 13 में जो लिखा हुआ है कि आप संशोधन नहीं कर सकते हो, विधि नहीं बना सकते हो, तो आप 368 के तहत उसे कैसे बना रहे हो? ये केस केशवानंद भारती के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। तो इसमें जो निर्णय आया वो बहुत ही रोचक था और संविधान के मूल ढांचे के विकास की एक सबसे बड़ी जो नींव थी वो इसी संशोधन में पड़ी। तो ये 24th अमेंडमेंट 1971 के बाद केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि देखिए आप संशोधन कर सकते हो, मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। यानी कि जो हमारा 24वां संविधान संशोधन था 1971 में आया था, जिसमें कहा था कि भाई संशोधन नहीं हो सकता है, इसमें कहा संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे से कोई खिलवाड़ ना हो, यानी मूल ढांचे का रूप ना बदले, जो संविधान का मूल ढांचा है। तो यहीं पर आया संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, इसीलिए केशवानंद भारती केस को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ये कहा केशवानंद भारती केस में कि संसद संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में, अगर मूल ढांचे में कोई विसंगति आ रही है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा या उसे उसी डिग्री तक खत्म कर दिया जाएगा। तो ये आया हमारा केशवानंद भारती केस। उसके बाद आता है हमारा इंदिरा केस 1975। और इंदिरा केस 1975 वाला जो केस आया, ये आया हमारा 39th अमेंडमेंट 1975 की वजह से। हुआ ये कि जो इंदिरा गांधी जी जब चुनाव लड़ी, तो जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ी वहाँ पर विपक्षी दलों ने ये कहा कि इस चुनाव में धांधली हुई है, यानी कि जो इस सीट में जो चुनाव हुआ उसमें धांधली हुई है। तो ये केस बड़ा चर्चित हुआ। तो इंदिरा जी उस समय बहुत दमखम के साथ आई हुई थी, बहुत प्रभुत्व था उनका। तो ऐसे में उन्होंने एक संशोधन कराया, और संशोधन कराया 39th अमेंडमेंट 1975। और इसमें कहा कि जो ये लोकसभा के चुनाव हैं,
इनको जो लोकसभा के चुनाव हैं इनको जो है इनके अगेंस्ट, इनमें कोई कमी हुई है या क्या हुआ, इसके अगेंस्ट आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ना ही लोअर कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना ही सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि जो चुनाव था उसे अगर उसमें कोई विसंगति होती है तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हो, यानी उसमें जो भी हो रहा है उसे होने दिया जाएगा। और ये इन्होंने किया 39th अमेंडमेंट 1975 के मामले में। और इसी मामले में फिर इंदिरा केस हुआ जो कि 1975 में हुआ, और ये बात दोबारा दोहराई गई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो हमारा मूल ढांचा उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, और पहले बताया जा चुका है कि आप ऐसा कोई संशोधन नहीं करोगे जिससे मूल ढांचे में कोई विसंगति आए। अब बात ये थी कि क्या ये मूल ढांचे में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये मूल ढांचे में आता है अगर आप चुनाव संबंधी कोई मामला, अगर वो हम सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट नहीं देख सकती है तो कुछ भी किया जा सकता है। ऐसे में हमारे संविधान का मूल ढांचा जो है, हमारा लोकतंत्र की व्यवस्था, वो चरमरा जाएगी। इसलिए ये जो चुनाव है ये मूल ढांचे के अंतर्गत ही आता है। इसलिए आप जो है संशोधन, ऐसा कोई संशोधन मान्य नहीं होगा जो हमारे मूल ढांचे को, संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता हो। उसके बाद फिर इंदिरा जी ने एक बार प्रयास किया और 42nd अमेंडमेंट 1976 में इन्होंने फिर ये कहा कि नहीं, हम आर्टिकल 368 के तहत कुछ भी संशोधित कर सकते हैं, कोई भी मूल अधिकार संशोधित कर सकते हैं, और उसे जो है आर्टिकल 13 में नहीं गिना जाएगा, उसे मूल ढांचे में नहीं माना जाएगा, कोई भी संशोधन किया जा सकता है। यानी अपनी शक्ति फिर बढ़ाने की प्रयास किया इंदिरा जी ने। और इस बार अंतिम रूप से 1980 ये मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप मूल ढांचे में किसी भी तरीके कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो, जो हमारा पहले का निर्णय है वही निर्णय बना रहेगा, यानी आप इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हो। साथ ही मूल ढांचा क्या होगा ये जो है सुप्रीम कोर्ट आवश्यकता पड़ने पर आपको बताता रहेगा। तो दोस्तों ये संघ कई मीना के, इसके माध्यम से हमने आपको बताया कि किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ हमारे संविधान के मूल ढांचे का। दोस्तों अब एक समस्या ये भी हो सकता है आपको आए कि ये आखिर जो जैसे आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे पीसीएस के लास्ट एग्ज़ाम में भी पीसीएस में आया हुआ था, उसमें उन्होंने 24वां संविधान संशोधन, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, इनका क्रम से सेट करने के लिए रख दिया था। तो ऐसे में याद करने में दिक्कत होती है। तो ये तो देखिए संघ कई मीना के, ये आप याद कर सकते हैं आसानी से, ये हमने बता भी दिया। सन नहीं याद होंगे तो भी एटलीस्ट आप क्रम से तो याद कर ही सकते हैं। अब अगर कभी मेंस में लिखने के लिए आता है या कोई ऐसा प्री में ही क्वेश्चन फंस जाता है जिसमें आपको जो संविधान संशोधनों के अगेंस्ट ये जो केसेस आए थे, तो वो संविधान संशोधन भी आपको याद रखने होंगे। तो वो आप कैसे याद रखें, इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। ट्रिक है, एक सच उनसे बोलो, एक सच उनसे बोलो। एक यानी कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट, सा से है 17th अमेंडमेंट, चा से है 24th अमेंडमेंट, उनसे से है 39th अमेंडमेंट, बोलो से है 42nd अमेंडमेंट। यानी कि ये जो अमेंडमेंट्स थे ये किसके क्रम में है, पहले वाले के क्रम में ये, दूसरे वाले क्रम में ये, तीसरे वाले के क्रम में ये, चौथे के क्रम में ये और पांचवें के क्रम में ये। यानी कि ये जो अमेंडमेंट्स आए क्रम से, इन्हीं के अगेंस्ट ये केसेस आए थे। अब फर्स्ट अमेंडमेंट आया 1951 में, 17th अमेंडमेंट आया आपका 1964 में, 24th अमेंडमेंट आया आपका 1971 में, ये आया आपका 1975 में और ये आया आपका 1976 में, है ना। तो ये सारे जो अमेंडमेंट थे ये इसी क्रम में थे, यानी शंकरी प्रसाद के क्रम में पहला आया था, गोलकनाथ के क्रम में 17वां आया था, और ये 24वें क्रम में केशवानंद आया, 39वें क्रम में इंदिरा केस आया, 42वें क्रम में मिनर्वा मिल्स आया। तो इस तरीके से आप संविधान का, हमारे मूलभूत ढांचे का विकास किस तरह से हुआ है ये आप समझ गए होंगे।
वीडियो को 2-4 बार आप देखिए, हो सकता है आप नोट्स बना लें। 2-4 बार करने के बाद आप यकीन मानिए कि आपको याद हो जाएगा और पूरी संभावना रहती है कि इतना जो मैंने मैटर बताया इससे क्वेश्चन आपका ज़रूर बने, प्री में भी और मेंस में भी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे ज्ञान.com चैनल के माध्यम से आप उसे लिख सकते हैं। अगर कोई हिस्सा आपको किसी भी जीएस के विषय में, किसी भी विषय में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए उसमें वीडियो बनाऊं और आपको समझ में आए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।